ओके हे ऑल राइट एंड ए वार्म वेलकम टू एवरीवन। इससे पहले एपिसोड में हम जान चुके हैं उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है वहां तक की बनने की फॉर्मेशन हम जान चुके थे। यानी कि उत्तराखंड जहां पर अभी है वहां पहले एक बहुत बड़ा महासागर हुआ करता था जिसे टैथिस सी कहा करते थे। नाउ अब वहां पर पूरा हिमालय आ चुका है, हमारा प्यारा उत्तराखंड भी आ चुका है। बट आज कहानी थोड़ी सी अलग है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। यानी कि उत्तराखंड का जो ये आप भौगोलिक क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर पहला मानव कहाँ से आया, कैसे आया, वो कौन से उपकरण यूज करता था, साथ ही साथ उनके द्वारा जो दफनाने की प्रैक्टिसेस थी, जो बैरियल प्रैक्टिसेस थी, वो कैसे दफनाता था। राइट, इंसानों को कैसे था, कौन से जानवरों की यहाँ पर हमें अवशेष मिले हैं, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। बट जानने से पहले हम साथ साथ में उत्तराखंड के जो भी एरिया हैं, चाहे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चमोली है, हमारा अल्मोड़ा है और कालसी वाला एरिया है जहां पर भी पहला मानव आया, वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले, हम जानने से पहले टाइम पीरियड को जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन में यहां पर देखने को मिलता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि एक ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम जो पीरियड है, समय काल है जहां पर लिखित साक्ष्य हमारे उपलब्ध नहीं है। आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले एपिसोड में हमने करोड़ों वर्षों की कहानी को जाना था, बट अब वो करोड़ वर्षों की जो कहानी है थोड़ा सा आगे शिफ्ट होके हम 25 लाख वर्ष से लेके 10,000 बीसी तक जानेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद 5000 बीसी तक, और धीरे धीरे 1000 बीसी तक हम ये पूरा टाइम पीरियड उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल को जानते हैं। और साथ ही साथ हम इंडिया से कंपेयर करें कि उस समय का जो पाषाण युग वाला मानव था वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस था। अभी हम जो मिले हुए उपकरण हैं, कैसे उनका कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो डेवलप हुआ है, अगर हम भारत की सभ्यताओं से या भारत के पाषाण युग से कंपेयर करें तो उत्तराखंड का जो ये पाषाण युग है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस था। और कल्चरली भी हम देखें, सांस्कृतिक रूप पे भी देखें तो इंडिया के कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल ने दिया है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। बट सबसे पहले हम जानेंगे कि पता कैसे चला कि उत्तराखंड में पहला मानव आया है। सबसे पहले एक हम हल्की हल्की थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से समझ पाएं। 25 लाख से लेकर हम करीबन करीबन 2-3 हजार बीसी तक हम आज के पूरे एपिसोड में करेंगे। लेक्चर लंबा भी हो सकता है, बट ये पूरा डिटेल, इससे आप यूके ट्रिपल एस सी हो या यूके पीएससी के कोई भी एग्जाम के लिए अगर जहां पर हिस्ट्री पूछी जा रही है वो सब यहां पर हमने कवर किया। साथ ही साथ एक आपके लिए अच्छी बात यह है कि हैंड रिटन नोट्स तो इसमें है ही, साथ ही साथ जितने भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं अभी उत्तराखंड के लिए, वो सभी का एक कॉम्पाइलेशन फॉर्म भी है। प्लस जो भी 1960 1780s के टाइम पे भी बुक लिखी गई है उनसे भी जो फैक्ट उठाकर हमने इस पे डाले हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आप हिस्ट्री से तैयार कर पाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अगर इतिहास को हमने पढ़ना है तो आप उसको 3 टाइप में पढ़ते हो। राइट, सबसे पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा है आपका हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब तीनों में डिफरेंस होता है, हम आगे की चीजें तो डिटेल में करेंगे, बट प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहां पर जो राइटिंग का जो शैली है, जो लेखन शैली है, वो विकसित नहीं हुई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारी चीजें हैं, एविडेंस निकालते हैं, जैसे पाषाण जो वो उपकरण यूज किया करते थे, वेपन्स यूज किया करते थे, रॉक शेल्टर है मतलब गुफाओं में रहते थे, और रॉक्स उन्हीं गुफाओं में पेंटिंग भी करते थे। अभी हम जितनी भी डिटेल में फैक्चुअल डिटेल है वो आगे डिस्कस करेंगे, बट प्री हिस्टोरिक पीरियड तो वही पीरियड है जहां पर हमारी लेखन कला जो है वो विकसित नहीं हुई है। राइट, और मुख्यतः जानकारी हमें पाषाण उपकरणों से, शैलाश्रयों से, गुफा चित्रों से मिलती है। राइट, साथ ही साथ आद्य ऐतिहासिक की स्टोरी वो होती है कि खुद के जो लेखन शैली है वो खुद के बारे में तो नहीं लिखते, बट उनके बारे में कहीं ना कहीं, अगर हम उत्तराखंड के बारे में जाने तो हमें जो पौराणिक ग्रंथ हैं वहां से जानना पड़ेगा। बट स्पेसिफिक आज की इस वीडियो में प्राग ऐतिहासिक
काल हम पूरा डिटेल में करते हैं। इसके बाद का जो एपिसोड नंबर 3 होगा वो आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ा होगा। बट आज का टाइम पीरियड है 25 लाख से लेकर करीबन करीबन 1000 बीसी तक हम इस पूरे टाइम पीरियड में करने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये बहुत बड़ा मानना हुआ करता था। इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट कि देखो ये जो भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिल रहा है ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं था। पहले जितने लोगों ने भी इतिहास लिखा वो लोग यही कहते रहे कि उत्तराखंड में तो पहला मानव जो होमो सैपियंस है, होमो इरेक्टस है, वो आया ही नहीं होगा, राइट। बट धीरे धीरे जो हमारे पुरातत्वविद हैं, मानव वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए और इस चीज को रॉन्ग प्रूफ किया। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो पहला मानव है वो प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर हिमालय क्षेत्र में पहले से ही बसा हुआ है, राइट। तो कौन कौन से वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम ये बताते हैं आपको, या ये हम पढ़ भी रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन में, कि पहला उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक मानव हुआ करता था। मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा कि हमें बहुत सारे पाषाण उपकरण मिले, क्योंकि हमें करना किस बेसिस पे, मैं आपको टाइम पीरियड एक और बार दिखा देता हूं जिसके बेसिस पे आप डिटेल में जान पाएंगे, राइट। टाइम पीरियड क्या है, देखिए टाइम पीरियड ये है कि 25 लाख से 3 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, मैंने कहा कि जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और जो पहला मानव हुआ है वो पाषाण यानी कि पत्थर का यूज करके अपनी जीवन शैली बिता रहा है। तो 25 लाख से 10,000 वर्ष के बीच में हमारा पूरा पाषाण काल आता है, जिसे अंग्रेजी में पैलियोलिथिक बोलते हैं। पैलियो एक जो ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पुराना, ओल्ड आप कह सकते हो, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। लिथिक का मतलब होता है स्टोन यानी कि पाषाण। तो 25 लाख से 10,000 के बीच में भी देखो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। 25 लाख से अगर 10,000 देखें तो अगर टाइम पीरियड बड़ा है तो इन बीच इन लोगों ने क्या करा, जो पाषाण से बने हुए उपकरण हैं उसमें भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आते रही, यानी कि पहले बड़े पत्थर फिर धीरे धीरे छोटे होते भी रहे। चलो दूसरा टाइम पीरियड ये होगा कि और पत्थर छोटे हुए, मध्य पाषाण काल। नवपाषाण काल के कैसे बैरियल प्रैक्टिसेस है वो भी देखेंगे कि इंसानों को कैसे दफनाते हैं और कैसे अल्मोड़ा में मिल रहे हैं, चमोली में मिल रहे हैं, मलारी में देखने को मिल रहे हैं। उसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है कि नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 7000 से 2000 बीसी। और चालकोलिथिक एज कौन सी एज है, जहां पर इंसान पाषाण का तो यूज कर रहा है साथ साथ में तांबे का भी यूज कर रहा है, तो दैट इज चालकोलिथिक एज या ताम्र पाषाण काल। और वाइडली एक्सेप्टेड है कि 4000 से 1000 बीसी के बीच में ये हो रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि आपने इंडियन एंशियंट हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, बट आपने पढ़ी नहीं भी है तो मैंने आपको ये टाइम पीरियड बता दिया है। और इसी टाइम पीरियड के बेसिस पे हम उत्तराखंड के इस पूरे इतिहास को भी जानेंगे। तो सबसे पहले अब मैं ये टाइम पीरियड बता दिया है, तो इनिशियल में मैं बात कर रहा हूं 25 लाख से लेकर पूरे 5 से 4000 बीसी के बीच की बात कर रहा हूं। जितनी भी चीजें आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हमें आपकी स्क्रीन में ये पाषाण उपकरण देखने को मिल रहे हैं। इन पाषाण अलग अलग जो प्रागैतिहासिक मानव था इन उपकरण का यूज करता था, यानी कि पत्थर का यूज करके अपनी जीवन शैली बिता रहा है। एक तो हमें ये मिलते हैं, ठीक है। पहला एविडेंस कौन से हो गए कि आर्कोलॉजिस्ट ने ये ढूंढे, और इनका अलग अलग है। निम्न पूरा पाषाण काल, इनिशियल में देखोगे 25 लाख से ये पूरे ही बड़े पत्थरों का यूज कर रहे हैं। देन ये पत्थर थोड़े थोड़े छोटे होंगे, देन और छोटे होंगे, राइट। उच्च पूरा पाषाण काल, बट फैक्चुअल है अभी ये उच्च पूरा पाषाण काल की हमें एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। बट अब देखो 3 टाइप के हमें जो इंसानों को मरने के बाद दफनाते थे उस पीरियड में 25 लाख से लेकर, ये न्योलिथिक पीरियड का बता रहा हूं, 5000 से लेकर 3000 टाइम पीरियड के बीसी के बाद, कि एक तो ये चीज होती थी कि पूरा ही दफना दो इंसान को। दूसरा ये है कि जो कलश होते थे, अंश होते थे, उसमें जो इंसान की जो स्कल है, जो सर का पार्ट है, जो सर की हड्डी है उसको डालते थे, उसके साथ जो मनके हैं बीट्स डालते थे। तो ये तरीके हैं, तो इनसे हम कह सकते हैं कि देखो। और तीसरे उसमें यह है कि कुछ हड्डियां डाली हैं, कुछ दांत डाले हैं, और कुछ कुछ जगह तो हमें घोड़े के भी अवशेष देखने को मिले।
अलग अलग तरीके से। अगर आप ये फिगर देखते हैं तो यहां पर इसको फोल्डेड लेग के बेसिस पे कि इसके घुटने मुड़े हुए हैं, तो अलग अलग आप सोच सकते हो कि इस तरह से हम उनके समाज को भी बारे में जान पाएंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हुआ करती थी। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम यह बता सकते हैं कि उत्तराखंड में जो प्राग ऐतिहासिक मानव था वो किस तरह से उत्तराखंड में रहता था। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पूरे लेक्चर को। नाउ सबसे पहला काल जो है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे आप निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं। टाइम पीरियड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 25 लाख से 10,000 के बीच में होगा। अब यहां पर जो पैलियोलिथिक एज है वो भी 3 भागों में डिवाइड है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड, राइट। बट एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में उत्तराखंड के किस जगह से देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो विभिन्न जो सभ्यताएं हैं उनके पास ही ये हमें देखने को मिली। सभ्यताएं यानी कि कहां पर पाषाण युग की जो कम्युनिटी है वहां पर किस जगह पर आई वो, जहां पर आपको नदियां देखने को मिलती हैं। देखो यहां पर यमुना नदी हो गई, यहां पर अलकनंदा नदी हो गई और रामगंगा नदी हो गई, ठीक है। तो हमें 3 जगह मिले, देहरादून वाले जिले में कालसी के पास, पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर के पास, नैनीताल में खोटानी गदेरा के पास, ठीक है, और पूर्वी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा जिला के पास। यानी कि 25 लाख से अगर आप 3 लाख वर्ष पूर्व के बारे में भी बात करें तो इन चारों डिटेल से ऐसे मिली। कालसी देहरादून यमुना नदी के किनारे, श्रीनगर अलकनंदा, खोटानी गदेरा नैनीताल जिले के किनारे हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर से बहुत सारे पाषाण उपकरण, जो इनिशियल में मैंने आपको इमेजेस दिखाई, जो बड़े बड़े पाषाण उपकरण यहां पर से देखने को मिले। तो ये 4 ही ऐसी जगह हैं, चाहे आप उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में एक और चीज आप ये चीज याद रख लीजिए कि बहुत अधिक आर्कोलॉजिकल जो एक्सक्यूवेशन है वो नहीं हुई है। अभी भी आप देखोगे एक चीज कि उच्च पुरापाषाण काल के बहुत सारे उपकरण नहीं मिले हैं। तो क्या इसका मतलब यह होगा कि जो मानव है उच्च पुरापाषाण में अचानक से गायब हो गया? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिंपल सी बात है, उत्तर पुरापाषाण जो काल है हमारे, या उच्च पुरापाषाण काल है हमारा, उसके आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस अभी तक हमें नहीं मिले हैं, राइट। इसका तो यही मतलब है। तो 25 लाख से 3 लाख वर्ष पूर्व हमने देख लिया 4 चीजें। अब हम मध्य पुरापाषाण काल के बारे में जानते हैं, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। आगे आगे करते करते आपको सेम एविडेंस मिलेंगे अलकनंदा नदी के तट पर, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल पर, ठीक है। इस नदी के तट पर आपको यह देखने को मिलेगा। यह दर्शाता है कि उत्तराखंड में मानव का निवास निम्न पुरापाषाण काल के बाद भी निरंतर बना रहा। और निरंतर मैं कहूंगा कि यह बना रहेगा किसमें, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में भी। बट एक जो हम कहेंगे कि अच्छा भाग्य नहीं है कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिल पाए। नहीं तो जो बहुत सारे इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि उत्तराखंड में कोई कंफर्म्ड आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस अभी हमें अपर पैलियोलिथिक एज के नहीं मिले हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम फैक्ट है। यूके ट्रिपलएससी, यूके पीएससी में अगर एक लाइन का फैक्ट पूछा जाए तो आप कहेंगे कि उत्तर पुरापाषाण के एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। और मध्य के कहां से मिले हैं? ये श्रीनगर से, ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर, राइट। अलकनंदा नदी के तट पर मध्य पुरापाषाण काल के हमें एविडेंस मिलते हैं। तो 3 जगह हमने इनिशियल से टाइम पीरियड, आपकी जो स्टोरी है हमारी आगे बढ़ते जा रही है। हम 25 लाख से करीबन 10,000 BC तक पूरा आ चुके हैं। साथ ही साथ जो आपको स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलता है, तो हमारे एक आर्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि पुरातत्वविद हैं, डॉक्टर MP जोशी। डॉक्टर MP जोशी ने यह पाया कि बहुत सारे जो पाषाण युग के जो मानव हैं वो क्वार्टजाइट पत्थर का यूज कर रहे हैं अपने वेपन्स बनाने में। तो उन्होंने इस पूरे पीरियड को क्या बोला है, तो वही पीरियड, बट क्वार्टजाइट पत्थर का यूज कर रहे हैं। और ये अभी के जसकोट, यानी कि, और बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट इसको पिथौरागढ़ जिले से मानते हैं एसोसिएटेड, राइट। तो इसको एपी पैलियोलिथिक साक्ष्य के अंदर रखा गया है। तो कभी एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ जाता है तो आप इसको कर सकते हैं, या एपी पैलियोलिथिक एविडेंस इसको बोलते हैं, राइट।
फिर नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल में हमारे बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, मिस्टर शिव प्रसाद डबराल, मिस्टर यशोधर मठपाल, बहुत सारे जो कंकाल हैं उनको दफन करने की जो प्रोसेस है, जो भी उनको एविडेंस मिले हैं वो अलग अलग जिलों से देखने को मिलते हैं। तो पूरा यही चीज है। और मैंने यहाँ पर एक और चीज, डॉक्टर अजय सिंह रावत की जो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जितना भी उन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल के लिए दिया है वो आप एक लाइन में देख सकते हो। जो इनिशियल में हमने कहा कि जो हिस्टोरियन है डॉक्टर मदन मोहन जोशी, आपको कर्सर में देखने को मिलता है, डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने हमारे पूरे उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर है मध्य पाषाण युग जिसे मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं, देन अपर पैलियोलिथिक एज जिसे उच्च पाषाण युग कहते हैं, पुरापाषाण युग कहते हैं। तो तीनों के हमने देख लिए। जो हमारा पुरापाषाण है, लोअर पैलियोलिथिक एज के कालसी से मिले यमुना नदी के किनारे, श्रीनगर से मिले अलकनंदा के किनारे, वेस्ट रामगंगा वैली मिले अल्मोड़ा और नैनीताल से मिले। किसने ढूंढे ये भी आ सकता है, क्योंकि ये डॉक्टर अजय सिंह रावत की जो बुक है उसमें ये मेंशन है। तो डॉक्टर केपी नौटियाल इस जगह से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर यशोधर मठपाल इस जगह से जुड़े हुए हैं, राइट। फिर आगे हमने जैसा लिखा है कि कोई मेंशन नहीं है अपर पैलियोलिथिक एज का, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ आगे एक एक लाइन के ये फैक्ट है, मैंने आगे भी कवर किया है। बशर्ते हम इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि हैंड रिटन नोट से ये बताना चाह रहे हैं कि देखो पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिल रहे हैं, फिर महापाषाण मेगालिथिक कल्चर के भी मिल रहे हैं, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर, आगे मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लिखा है, बट मैंने सभी बुकों को कंपाइल करके ये चीज़ें बनाई हैं। तो आप डायरेक्टली पूरा एक ही लेक्चर, और आपको ये फ्री पीडीएफ टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फिर जो कॉपर की चीज़ें हैं, देखो हरिद्वार से कितने मिले, जो कॉपर और तांबा से हमने चालकोलिथिक पीरियड का पढ़ा, ठीक है। फिर चमोली में हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने क्या किया, ये हम आगे करेंगे। जब भी अल्मोड़ा की बात आएगी तो डॉक्टर यशोधर मठपाल करते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है, मैंने जल्दी 1 मिनट में इसको समझा दिया। अब हम एक एक तरीके से समझते हैं एक एक साइट्स के बारे में कि कहाँ से क्या मिला और कौन सी साइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर वाकई में बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, फिर हमारी हिस्ट्री, चंद डायनेस्टी, पवार डायनेस्टी, ये इजिली आप समझ पाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में पहला मानव कहाँ से आया वो हम जानने की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले है लाखू गुफा। लाखू गुफा आप देखोगे सबसे पहली जो खोज की गई उत्तराखंड में वो इसी गुफा की गई। ये खोज की गई डॉक्टर MP जोशी के द्वारा 1968 में की गई, ठीक है। और दल बैंड के किनारे, और इसके बगल में जो नदी है वो सुयाल नदी यहाँ पर बहती है, ठीक है। यहाँ पर मैं खुद की विजिट की गई ये लाखू गुफा, मैं पर्सनली भी विजिट किया हूँ, तो उसकी वीडियो में ट्राई करूँगा कि इस पे आपको लगा दूँ, और एग्जैक्ट में वो जूम करते हुए वीडियो का पोर्शन भी लगाऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में जब आपको ये वीडियो देखने को मिल रही होगी। तो बहुत सारे कलर का यूज़ करा। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहली प्राग ऐतिहासिक साइट मिली वो लाखू गुफा ही मिली। लाखू का मतलब ही यह है कि 1 लाख केव्स, यानी कि 1 लाख गुफाएं। कहने का मतलब यहाँ पर इन जगहों पर जो इस पहाड़ी वाली पूरी जगह है, अल्मोड़ा जिले के आसपास हैं, तो बहुत सारे प्राग ऐतिहासिक मानव यहाँ पर रह रहे होंगे, राइट। तो इसका शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। खोजी किसने? डॉक्टर MP जोशी ने, और सबसे पहले उत्तराखंड में यही है 1968 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जो ये सफेद कलर में, लाल कलर में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, वो ये ऊपर वाली रियल इमेज आपको देखने को मिल जा रही होगी, ठीक है। अलग अलग कलर का यूज करा। सोचो 25 लाख से 20 लाख से, अगर हम 2 लाख से 1 लाख वर्ष, 20 लाख से 1 लाख वर्ष के बीच के बारे में भी बात करें, तो यहाँ पर इन लोगों ने इतने अच्छे कलर का यूज करा। और खास बात यह है कि ये जो कलर है वो सुपर इम्पोज हैं, यानी कि पहला जो मानव आया उसने भी यहीं पर फिगर बनाए, दूसरे ने भी यहीं पर, सुपर इम्पोज इमेजेस यहाँ पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने को क्या मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मानव की आकृतियां तो आपको देखने को मिल रही होंगी वीडियो में भी।
पालतू पशु हैं, शिकार करता हुआ दृश्य है। और अगर बात करें कौन कौन से कलर का इन्होंने यूज किया, लाल कलर का, सफेद कलर का और काले रंग द्रव्यों का उन्होंने यूज किया है। तो ये हमारी पहली प्राग ऐतिहासिक साइट है। कौन से जिले में? अल्मोड़ा जिले में। और क्या नाम है? लाखो गुफा। बहुत सारे जो स्कॉलर हैं, जो बहुत सारे विद्वान हैं, हमारी लाखो गुफा को कंपेयर करते हैं जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका शैलाश्रयी हैं उनसे। तो सोचो, और ये भी मैंने जब इंडिया को कंपेयर करते हुए बोला था कि उत्तराखंड बहुत ज़्यादा जो पाषाण युग था, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी देखने को मिलता है। सामूहिक नृत्य, बहुत सारे लोग। तो इससे पता क्या चल रहा है, आप समझ रहे हो कि लोग डांस कर रहे हैं, यानी कि जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी तो है ही, साथ ही साथ उसने कम्युनिटी में भी रहना शुरू कर दिया था। मिस्टर यशवंत सिंह कटोच का मत क्या है, वो क्या मानते हैं? वो ये कहते हैं कि लाखो गुफा द्विखंडीय संरचना से निर्मित है। और उन्होंने 1982 में 1968 में ऑलरेडी डॉक्टर एमपी जोशी कर चुके हैं। 1982 में अगर आप देखोगे 7 मानव आकृतियां भी उन्होंने खोज ली हैं, उसका उल्लेख किया है। तो ये लाखो गुफा के बारे में छोटा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी तो ये चीजें हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम गुफा पढ़ते हैं, ग्वारख्या गुफा, और ये चमोली में है। और सबसे खास बात क्या है कि जो सबसे बेहतरीन, अगर मैं उत्तराखंड की एक लिस्ट बनाऊं, या हिस्टोरियन क्या मानते हैं या आर्कोलॉजिस्ट भी ग्वारखा केव को ये मानते हैं कि सबसे बेहतरीन जो गुफा है वो यही है, क्योंकि अभी भी रंग तो है ही, साथ ही साथ जो क्लीन बोलते हैं कि एक रॉक शेल्टर है कि बहुत ही परफेक्शन के साथ बनाया गया अपने रहने के लिए, वो गुफा है ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा हमारे उत्तराखंड के चमोली जिले में आती है। गांव कहेंगे तो डोंगरी गांव में आती है। और राकेश भट्ट ने इसको डिस्कवर किया था, मिस्टर राकेश भट्ट, 1993 आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है। खास बात क्या है कि शैल चित्र मिले हैं, नंबर याद कर लेना, यूके SSC में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। 41 रॉक पेंटिंग मिली है, पशु चित्र भी मिले हैं, 8 पशु चित्र मिले हैं। तो अलग अलग बारासिंगा है, भेड़ है, मानव की आकृतियां यहां से देखने को मिलती है। और हर जगह हम कहेंगे इनिशियल का जो पाषाण युग का मानव था, पाषाण उपकरण यूज ही इसलिए कर रहा है कि वो शिकार कर सके। तो सिंपल सी बात है, आधे से ज्यादा उत्तराखंड में मान लो, या इंडिया के जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी मान लो, वो बेसिक उनकी थीम हंटिंग ही रहेगी, क्योंकि उनकी जीवन शैली ही ये है कि शिकार करके उनको अपना भोजन बनाना है, राइट। और जो मानव चित्रण है यहाँ पर ग्वारखा गुफा में, जो ज्योमेट्रिकल शेप में ट्राइडेंट शेप्ड फिगर्स होते हैं, यानी कि त्रिशूल आकार ट्राइडेंट शेप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आई होप ये आपकी मेमोरी में पूरी तरह कैप्चर हो चुका होगा। ग्वारखा गुफा कहाँ है? चमोली में, राइट। उसके बाद हमारी नई साइट आती है उत्तराखंड में, और ये साइट है चमोली। ठीक है, ये साइट कहाँ की है? चमोली की है। थराली जो है विलेज है, और डॉक्टर एमपी जोशी ने ये डिस्कवर की है 1998 में। और इस पूरे गांव का नाम है कीमनी गांव। खास बात क्या है? खास बात यहाँ पर हर जगह आपको लाल कलर, काले कलर के ये मिलते हैं, बट आप कीमनी गांव देखोगे तो यहाँ पर हल्के व्हाइट कलर के रॉक पेंटिंग देखने को मिलेंगे, यानी कि सफेद रंग के शैल चित्र इस कीमनी गांव से देखने को मिले हैं, कि थोड़ा सा तो अलग आपको देखने को मिला होगा। हालांकि चमोली है, बहुत सारे जो इन कंटेम्प्रेरी बात करें उस पाषाण युग में, कहीं पर लोग लाल कलर का यूज कर रहे हैं, कहीं पर काले कलर का यूज कर रहे हैं, साथ में सफेद कलर का यूज कर रहे हैं, बट कीमनी गांव थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हल्के सफेद रंग के शैल चित्र आपको देखने को मिलते हैं। और बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिपिक्शन क्या है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाहे लाखो गुफा हो चाहे ग्वारखा गुफा हो, बेसिक थीम हंटिंग की तो है ही, साथ ही साथ लोग कम्युनिटी में भी रह रहे हैं, राइट। हथियार एवं पशु की है। नेक्स्ट आता है मलारी। मलारी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा कि यहां पर से सोचो क्या क्या चीजें मिली हैं। देखो, शमशान, बैरियल, मंडलाकार समाधान मिले हैं। मैं मलारी पे आता हूं क्योंकि मलारी एक ऐसी जगह है जहां से बहुत सारे बड़े बड़े एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारी
प्राग ऐतिहासिक इतिहास की जो जीवन शैली है, वो लोग कैसे रहता होगा, पहला मानव कैसे रहता होगा, उसके बारे में डिटेल में हमारी मलारी जो गांव है वो बताता है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी सर्वे करती है और ये सर्वे 2 बार होता है। पहला सर्वे अगर आप देखोगे बीएम खंडूरी जी कर रहे हैं 1983 में, और इसके बाद रीसर्वे होता है, पुनः सर्वेक्षण 2001 में किया जाता है उत्तराखंड के चमोली जिले पर, और ये तिब्बत सीमा के निकट देखने को मिलता है, राइट। और क्या क्या चीजें हैं, मेजर चीज क्या मिली है इस गांव से, जो पहले हिमालयी एक पशु हुआ करता था जिसे जोबा या जूबू बोलते हैं, मैं कहूँगा वो अभी बैल होता है, वर्षभ होता है, वही जोबा, उसका पूर्ण कंकाल मिला है। तो सोचो उस समय का जो हिमालयन बेल्ट में ये मिला है। दूसरा मलारी गांव से क्या मिला है, 5.2 किलो की स्वर्ण मुखावरण, यानी कि एक बहुत बड़ा सोने का जो मुखावरण है, गोल्ड मास्क है, वो मिला है। नर कंकाल मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आर्कोलॉजिस्ट को बहुत बड़े एविडेंस देते हैं। साथ ही साथ मलारी गांव की एक खास बात है कि उसको पाकिस्तान में जो डेवलप हुई होगी उस समय की जो पाषाण युग की स्वाद घाटी है, उसकी शिल्प परंपरा से कंपेयर करते हैं। तो मलारी गांव को किससे कंपेयर किया जा रहा है, समानता किससे है, पाकिस्तान की स्वाद घाटी से उसको कंपेयर किया जाता है। साथ ही साथ हमें कलाकृति भी देखने को मिलती है, काले धूसर मृदभांड मोनाल का चित्र उसमें देखने को मिलता है। अब जो मलारी गांव से मैंने कहा कि समाधान दफनाने की प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ भी जो है वो मिस्टर शिव प्रसाद डबराल इसको खोजते हैं। ये ईयर है 1956 का। बहुत सारे बैरियल टाइप कि किस तरह से अलग अलग तरीकों से दफनाया जा रहा है, उस समय की हमारी सामाजिक उनकी शैली को भी हम इससे जान पाते हैं। कहीं पर घुटने मोड़कर औंधे मुंह देखने को मिलता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक भी, आयरन प्लेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल पूरा 1000 बीसी तक हम इस पूरी वीडियो में कर लेंगे। एक सिर्फ मलारी है, देखो आपको पाकिस्तान की स्वाद घाटी की से भी मिल रहे हैं, मृदभांड भी मिल रहे हैं, और दफनाने के तरीके भी मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अल्मोड़ा सा भी आपको, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से भी जो है बैरियल्स देखने को मिलेंगे, समाधान देखने को मिलेंगे। अभी मैं इमेज आपको दिखाता हूँ कि किस किस इमेज के बेसिस पे ये दफनाया करते थे। मिस्टर यशोधर मटपाल ये खोज करते हैं, और बहुत सारे अल्मोड़ा से भी समाधान मिले हैं, नौला जनल गांव से, पश्चिमी रामगंगा घाटी से, सानड़ा और बसेड़ी से, ठीक है। तो शिष्ट समाधान, शिष्ट बैरियल मिले हैं, अर्न बैरियल मिले हैं, यानी कि कलश में हड्डियां मिली हैं और पूरा ही दफनाया है। तो ये अलग अलग तरीके से देखो, जब भी समाधान की बात आ रही है तो एक तो मलारी आप नोट डाउन कर लो, एंड सेकंड वन इज अल्मोड़ा, राइट। फिर है लेथाप, लेथाप भी आपको अल्मोड़ा में ही मिलेगा। सेल्टर कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। लेथाप की खास बात यह है कि लाल रंग का यूज किया है, चटक लाल रंग का, जो ब्लड पेंटिंग होती है, मानव का जो रक्त होता है उस तरीके से कलर यहाँ पर किया है। और माना जाता है कि जो लेथाप से लाखों डियर भी सामने सामने दिख भी जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है, शिकार एवं नृत्य, तो 2 ऐसी खास चीजें होंगी जो आपको हर एक एविडेंस में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिटी में रह रहा है तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती। पेटसाल और फड़कानौली भी आप देखेंगे कि ये भी आपको अल्मोड़ा जिले में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। पेटसाल जगह है, डॉक्टर यशोधर मटपाल इनका नाम जुड़ा हुआ है। 1989 में ये साइट खोजी गई अल्मोड़ा में ही। और ख़ास बात है, भूरे कलर के ह्यूमन फिगर्स देखने को मिले। वैसे ही अल्मोड़ा में दूसरी जगह है फड़कानौली, और डॉक्टर यशोधर मटपाल ने ही ये खोजी है 1985 में। ये भी आपको अल्मोड़ा में ही देखने को मिलेगा। और कितने रॉक शेल्टर देखने को मिलते हैं, 3। फलसीमा, नाम फलसीमा है, फल कब मिलेगा, जब आप योग करोगे। ये एक खाली निमोनिक है या ट्रिक के बेसिस पे याद कर सकते हो। जिला आपको अल्मोड़ा याद रखना है। मेन इसमें खास बात क्या है
कि डांसिंग पोस्चर तो है, लोग मानव जो नृत्य मुद्रा में तो है ही, साथ ही साथ ह्यूमन फिगर्स योगा कर रहे हैं। तो योग कितना ज्यादा पुराना है आप इससे समझ भी सकते हैं कि फलसीमा अल्मोड़ा में रॉक फॉर्मेशन 2 आपको देखने को मिलेंगी। कप मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे 2। कप मार्क्स क्या होते हैं? एक बहुत बड़े पत्थर के उसमें स्कूप आउट करके कुछ निकाला गया हिस्सा, हल्का शैलो जो गड्ढे होते हैं वो कप मार्क्स कहलाते हैं। अब उत्तराखंड में सिर्फ पाषाण का ही यूज नहीं हुआ, उत्तराखंड में आपका तांबे का भी यूज कर रहे हैं पाषाण के साथ साथ। तो बहुत सारी अलग अलग जो साइट्स हैं वहां पर से हमें देखने को मिला। ठीक है, हम पाषाण युग के बारे में बात करें तो अल्मोड़ा से मिले 1986 में। ठीक है, पिथौरागढ़ के बनकोट से मिले 1989 में 8 कॉपर इंप्लीमेंट। फिर नैनी पाताल, ये भी पिथौरागढ़ में ही है, 5 कॉपर ह्यूमन फिगर्स मिले, यानी कि ह्यूमन फिगर्स जो मानव आकृति वाले 5 तांबे से बने हुए हैं। और अभी अगर आप देखना चाहते हैं कि ये नैनी पाताल वाला और ये बनकोट, ये अल्मोड़ा के गवर्नमेंट म्यूजियम में रखे हुए हैं। हरिद्वार बहादुराबाद से भी तांबे की चूड़ियां देखने को मिलती हैं, ब्रेसलेट देखने को मिलता है, 1951 में ये खोजे गए थे। ठीक है, साथ ही साथ तांबे का यूज अगर आप देखोगे ऊपरी गंगा घाटी, अपर गंगा वैली में भी देखने को मिलते हैं। किस जगह पर? बिदौर में, बिसौली में और फतेहगढ़ में। और जो लोग इस आयरन से काम कर रहे हैं उनको आगरी जाति या आगरी कम्युनिटी भी कहते हैं। और कॉपर के जो मेन प्रमुख माइंस अगर आप देखोगे, ये आपको पोखरी, धनपुर, जेथरी, अस्कोट यानी कि पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले डॉक्टर अजय सिंह रावत के जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा था उसमें भी जो ताम्र जो संस्कृति है वो डेवलप हो रही थी और उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, मैं उन फैक्ट्स को आपको बता देता हूँ। राइट, देखिए 1956 शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, दिस वन। अब देखो, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मलारी गांव में बैरियल्स देखे 1956 में। और अभी हमने एक और चीज देखा जो कॉपर ताम्र वाला था, हरिद्वार वाला। तो हरिद्वार से 13 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप देखोगे तो बहादुराबाद नहर आती है। और 1951 में जैसे हमने अभी भी मेंशन किया, साथ ही साथ 1953 में एक और नाम आता है मिस्टर यज्ञ दत्त शर्मा का। उन्होंने भी पाषाण उपकरण यहाँ से देखने को मिले और साथ ही साथ ओकरे कलर्ड जो मृद भांड हैं वो भी देखने को यहाँ पर से मिलते हैं। राइट, तो आई होप आपने लाखों कर लिया, आपने ग्वारफा कर लिया, आपने मलारी विलेज कर लिया, अल्मोड़ा विलेज कर लिया, लेथाप कर लिया, पेटसाल फड़का नौली कर लिया और ताम्र उपकरण भी हमने यहाँ पर से ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें भी हैं जो हमें देखने को मिलती है। उत्तराखंड में ही एक जिला है उत्तरकाशी, वहां से जो यमुना नदी बहती है तो वहां पर एक जगह है पुरोला। पुरोला से भी हमें देखने को मिलता है कि काले रंग के आलेख देखने को मिले हैं, बट उसकी जो लिपि है वो डिसाइफर नहीं की गई है। वो कौन सी लिपि है? शंख लिपि में आपको देखने को मिलता है। दूसरा, महापाषाण कालीन अवशेष भी, समाधान भी देखने को मिलते हैं, यानी कि है तो पाषाण युग बट अब वहां के जो लोग हैं बड़े बड़े पत्थर्स का यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर का यूज कर रहे हैं अपने जो दफन करने के लिए इन लोगों को। मृदभांड, ओखली मिले हैं, शिष्ट मिले हैं। ठीक है, तो कहां कहां से मिले हैं ये आपकी फैक्चुअल डिटेल में आपको बता देता हूं कि महापाषाण कालीन यानी कि मेगालिथ बैरियल्स पश्चिमी रामगंगा घाटी जो कि अल्मोड़ा से मिले। मैनहिर मिले हैं अल्मोड़ा से। मैनहिर कुछ नहीं होता, जो अभी के बिरखम होते हैं, बाद में चंद डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे, पवार डायनेस्टी में पढ़ेंगे कि बड़े बड़े राजा लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की जो लैंड एरिया हैं या अपने बॉर्डर एरिया में बड़े बड़े पत्थर लगा दे रहे हैं, तो वही मैनहिर है। तो मैनहिर अल्मोड़ा में मिले, नौगांव अल्मोड़ा से मिले, मुडिया की ढाई अल्मोड़ा से मिले, देवीधुरा चंपावत यहाँ से महापाषाण कालीन यानी कि बड़े बड़े पत्थर का इंडिकेट। ये मेन क्या है कि कहीं पर कोई समाधान डाला है तो उसको इंडिकेशन के लिए भी ये यूज किया करते थे। ठीक है, गोपेश्वर चमोली से, मलारी चमोली से, पश्चिम नयार घाटी पौड़ी से, जसकोट यहाँ से मिलते हैं। साथ ही साथ 2023 में केंद्र सरकार द्वारा
एक चीज संरक्षित भी की गई। वो क्या थी? वो थी डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा पश्चिमी राम घाटी में नौला ग्राम में 73 ओखलियां ढूंढी गई। उसको अब केंद्र सरकार ने 2023 में संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ देविधुरा के, जो कि चंपावत जिले में है देविधुरा, कप मार्क्स की खोज की गई और डॉक्टर MP जोशी के द्वारा की गई। और साथ ही साथ गोपेश्वर में जो पश्चिमी नयार घाटी कप है, कप मार्क्स की भी यहाँ डॉक्टर यशवंत सिंह कठोर द्वारा की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो अलग अलग फैक्चुअल हैं, तो हमें फैक्चुअल डिटेल भी याद करनी पड़ेंगी। हमने देखा कि नवपाषाण काल में भी दफन करने की जो प्रथाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की थी। मैं कहूँगा कि बैरियल प्रैक्टिसेस 3 प्रकार की थी। पहली है पूर्ण दफन करना, दूसरा है आंशिक दफन करना और तीसरा है दाह के बाद दफन करना। 100 की मुद्रा भी देख लो, घुटने मोड़कर उल्टे देखने को मिले, और ये सब कहाँ मिल रहे हैं? चमोली में मिल रहे हैं, अल्मोड़ा में मिल रहे हैं कुछ। ठीक है, तो इससे आप पता क्या लगा सकते हो कि दफन करने की जो प्रथाएं हैं या बैरियल प्रैक्टिसेस से हमें ये पता चलता है कि उन लोगों का कॉन्सेप्ट लाइफ आफ्टर डेथ के लिए भी डेवलप हो चुका है। तो पहला ये है कंप्लीट बैरियल, पूर्ण तरह से दफन की, पूरा शरीर ही डाल देंगे ऐसी चीज में। दूसरा ये अर्न कंटेंट स्कल्स हैं, मतलब कलश में हड्डियां डाल रहे हैं कुछ। और तीसरे में पूरा पहले क्रीमेशन कर रहे हैं, पूरा शव को जला रहे हैं और फिर उसको कलश में डाल दे रहे हैं। और उनकी प्रैक्टिसेस भी हैं, देखो, या तो इस प्रैक्टिस में देखो, ये मलारी चमोली से देखने को मिला है कि फोल्डेड लेग्स के साथ डाला और उसके बगल में आपको ये कलश देखने को मिलते हैं, मृत भांड देखने को मिलते हैं। तो वहाँ की इस बैरियल दफनाने की प्रैक्टिस से उत्तराखंडी की क्या पता चलता है कि वहाँ लोगों की आस्थाएं क्या थी, सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ क्या थी, और उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ उससे डेवलप कर लिया है। साथ ही साथ मन के तो आपको देखने को मिलते हैं कि फैशन का भी उनको थोड़ा सा सेंस था। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि भेड़ और घोड़े की हड्डियां अवशेष भी देखने को मिलते हैं, तो ये सिस्ट बैरियल्स भी हमें देखने को मिले। और ये सिस्ट कुछ नहीं है बल्कि पत्थरों से बनी हुई दफन संरचनाएं ही सिस्ट बैरियल प्रैक्टिस है। और ये हमें बागेश्वर, जैसे गनाई रामगंगा घाटी से और गागरी गोल बागेश्वर से मिली है। ठीक है, ये चीज़ याद करना, गागरी गोल बागेश्वर से। ठीक है, और हमारे जो डॉक्टर और मिस्टर DP अग्रवाल हैं, उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग जब की तो पता लगा कि ये 3000 से लेकर 1000 BC के मानव कंकाल देखने को मिले हैं। साथ ही साथ लड्यूरा में भी आपको मिस्टर AK शर्मा के द्वारा 2 शिष्ट दफनी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये जिला अगर आप कहोगे तो अल्मोड़ा देखने को मिलेगा। गागली एवं रिगौड़ा धाराओं के बीच ये नदियां हैं, और अल्मोड़ा ग्वालदम कर्णप्रयाग वाले मार्ग के बीच में भी ये सिस्ट बैरियल्स, सिस्ट दफन चीज़ें देखने को मिली। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं और ऐसे जो ये हैं कलश हैं वो देखने को यहाँ पर हमें मिले हैं। ये साइट कौन सी है? मलारी नीति वैली, और यहाँ पर मिस्टर शिव प्रसाद डबराल भी ऐसी ग्रेव्स को ढूंढते रहते हैं। राइट, तो जो भी ये चीज़ हमने देखी अभी कि ये शिष्ट हैं, अंश हैं, मृतभांड हैं, और किस तरह से दफनाया गया है, हॉर्स के बैरियल्स हैं, अवशेष हैं, ये सब हमें देखने को मिलते हैं मलारी से। राइट, मलारी नीति घाटी के पास चमोली जिले पे हैं, और मिस्टर शिव प्रसाद डबराल यहाँ 10 कब्रों का अध्ययन उन्होंने किया है। 2 कब्रें घोड़े की देखने को मिली उन्हें, एक कब्र में सिक्कुड़ी मुद्रा में पूर्ण मानव शरीर, ठीक है, पूर्ण मानव शरीर देखने को मिलता है। खोपड़ी के पास कुछ बर्तन रखे हैं, तांबे के तार रखे हैं। गर्दन और कलाइयों पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर गर्दन पे कुछ इस तरह से, ये तो AI रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर गले के गर्दन एवं कलाइयों पर मिस्टर DD शर्मा के अनुसार मनकों की लड़ियों के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यूज़ करते हैं वो लाल और काले कलर, चमकदार थाल, टोंटीदार बर्तन भी उनका है। तो इनसे पता चलता है, जब भी हम भारत के कंटेम्प्रेरी पाषाण युग को कंपेयर करते हैं उत्तराखंड के पाषाण युग से, तो उत्तराखंड का जो पाषाण युग है बहुत ज़्यादा एडवांस हमें देखने को मिलता है। महापाषाणी जो मेगालिथिक कल्चर है कि बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ हमने कहा कि रामगंगा घाटी में देखने को मिला। यहाँ पर मिस्टर RC भट्ट का नाम आता है, मिस्टर BM खंडूरी का नाम भी यहाँ पर आता है।
अल्मोड़ा के सानड़ा और बसेड़ी गांव से यहाँ पर मिले हैं। लगभग भिक्यासेन से लगभग 10 किलोमीटर के उत्तर में ये आपको देखने को मिलते हैं। कब्रें कब्रें भी मिलती हैं, कुल 15 हैं। सानड़ा से 9 मिलती हैं, बसेड़ी से 6 मिलती हैं। एज इट इज ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेगालिथिक एविडेंस है रामगंगा वैली में वो कितनी मिली हैं। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे हैं। ठीक है, जनरली जो रामगंगा जो रिवर है उसके किनारे आपको देखने को ये मिलती हैं। कम से कम 3 प्रकार की दफन जो प्रथाएं हमें मिली हैं, वो 3 प्रकार की दफन जो हैं वो हमने देखने को मिली हैं। ओके, साथ ही साथ और क्या मिले हैं, मानव अवशेष, दफन की मान्यताएं के साथ साथ एक जगह देखो, जैसे यहाँ पर है जांग की हड्डी है, एक दांत हो गया, 100 दांत हो गए, मनके हो गए, ये सब चीजें मिली हैं। कुछ जगह कलश डाले हैं उसके पीछे, और बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये दफनाए गए, ऐसी चीजें हैं। और मिस्टर डी शर्मा तो कहते हैं कि पहले उन्होंने जो क्रीमेट किया, देन उसके बाद वो जो हड्डियां हैं वो इसके साथ ऐसे दफन कर दी। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो महत्व इनका क्या है कि दफन प्रथाएं जिस तरह से वो बैरियल्स को दफना रहे हैं, मृत्यु एवं परलोक की अवधारणा को दर्शाती हैं। ठीक है, बैरियल एविडेंस रिफ्लेक्ट बिलीफ रिगार्डिंग डेथ एंड आफ्टर लाइफ हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद मैनहीर, जैसा मैंने बोला, जैसे बिरखम लगाते हैं बड़े बड़े पत्थर, महापाषाणी, उसमें भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सबसे पहला आपको देखने को मिलता है, जब भी मेगालिथिक कल्चर के बारे में सबसे पहला विवरण देखने को मिलेगा, सबसे पहले रिपोर्ट किया W.J. हैनवुड ने, राइट, W.J. हैनवुड ने देवधरा चंपावत से 1858 में। देवधरा के महापाषाणीय स्मारक 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराने माने जाते हैं। तो कुमाऊं की परंपरा यह है कि स्मृति पत्थरों को बिरखम या वीरों की स्मृति को यह कहा गया है। ठीक है, उसके बाद कप मार्क्स हैं। कप मार्क्स कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी चट्टानों में जो गड्ढे किए रहते हैं उन्हीं को कप मार्क्स कहते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह ये कप मार्क्स देखने को मिलते हैं। ये प्रागैतिहासिक काल के ही पूरे हमें चीजें देखने को मिलती है। देवधरा चंपावत से प्रथम खोज की W.H. हैनवुड ने 1856 में, और मिस्टर HR कॉर्नक ने चंद्रेश्वर दाराहट अल्मोड़ा से की 1877 में। और उसके बाद गढ़वाल में बोलोगे तो KP नौटियाल ने की, और उसके बाद पुरोला और बांगा उत्तरकाशी में भी की गई। साथ ही साथ अल्मोड़ा में भी कप मार्क्स देखने को मिले हैं। देवली डाना जब नाम आएगा, फलसीमा नाम आएगा, मासी, सूर्या खेत या बगवाली पोखर आएगा तो ये आप अल्मोड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ चमोली में डॉक्टर MP जोशी करते हैं। ग्वालदम और नारायण बगड़ क्षेत्र में उन्होंने किया। ये फैक्चुअल डिटेल है, आपको एज इट इज ये याद करनी पड़ेंगी। तो कंकाल किस तरह से रख रहे हैं, ये सब चीजें हमें देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद कुछ और फैक्ट हैं कि देवली डाना अल्मोड़ा से सीढ़ीनुमा मंच पर 16 व्रत ऐसे सर्कुलर देखने को मिले। अल्मोड़ा से लगभग ये 3.5 किलोमीटर दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। इसकी सेंटीमीटर, ये क्रेन स्तूप का साइज भी 190 से 220 सेंटीमीटर व्यास में वो बनाए गए हैं। ठीक है, मैनहीर हो गए, ओडियारी हो गए, कप मार्क्स से देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह से। ठीक है, साथ ही साथ जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, ये 2nd सेंचुरी BC से ही मेगालिथिक कल्चर बहुत ज़्यादा विस्तार में आया और मध्य एशिया में भी देखने को मिला, उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा मैदान में तो व्यापक तौर पर देखने को मिले। साथ ही साथ जिन लोगों को दफनाया करते थे उनके साथ तांबा और लोहे की वस्तुएं भी डालते थे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ है कि लोग मरने के बाद भी किसी दूसरे जीवन में, ये अभी से नहीं माना जा रहा, पहले से ही, क्योंकि लोग दफना के बाद भी उनकी प्रिय वस्तु या जो वस्तु उनके काम में आए वो चीज़ उनको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हमें मिलेगा कॉपर कल्चर तो मिल ही चुका है, ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बहादुराबाद में मिल चुका है, हमें बनकोट में मिल चुका है। ठीक है, बट हम इसके साथ साथ आयरन जो कल्चर है वो भी डेवलप हुआ उत्तराखंड में। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डॉक्टर MP जोशी बनकोट पिथौरागढ़ में उन्होंने खोजा। एक और यहाँ पर ताम्र संस्कृति से एक फैक्ट आता है कि कौशल कुमार सक्सेना को भी एक हल्द्वानी में वो जब गए थे मिस्टर कौशल कुमार सक्सेना, तो उन्होंने को एक कबाड़ी वाले से एक कॉपर से बना हुआ मानव आकार देखने को मिला, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल का देखने को मिलता है। फिर कुछ सूचनाएं बहुत सारे जो प्रेस हैं, जो मीडिया हैंडल्स हैं, वो भी उन्होंने भी दी प्राग ऐतिहासिक काल की। ठीक है, राय अगर, अब देखो उसमें ही तांबे के भंडार भी हुआ करते थे। तो अगर पूछा जाए तो पिथौरागढ़ में देखने को मिला,
देवलथल, गंगोलीहाट और खराही, अल्मोड़ा में देखने को मिला तांबे के भंडार। साथ ही साथ बहादुराबाद में तो ऑलरेडी कर चुके हैं। नहर खुदाई जब की जा रही थी तो कुल्हाड़ी हो गया, चाकू हो गया, भाला हो गया, बर्छी हो गई, जेवलिन हो गया, ये कॉपर की मिली हैं हरिद्वार से। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है कि उत्तराखंड ने नवपाषाण के बाद अपेक्षाकृत शीघ्र धातु युग में प्रवेश किया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि डायरेक्टली ही पाषाण युग से जो कॉपर यूज करने का उनका तरीका था बहुत ही एडवांस था। तो तांबा किस तरह से गलाते हैं, ये मेटलर्जी, ये सब सीख चुके थे। अब हम लोहे के बारे में भी जानते हैं। लोहे का काम करने में भी बोला जाता है कि दक्ष हैं। हालांकि कुड़िंद सिक्के भी मिले सुमाड़ी, श्रीनगर, गलवाद में, वो बात की बात है। ठीक है, बट लोहे की जो काम करने वाले लोग थे उनको आगरी जनजाति करते थे। और बहुत सारे हमारे ऐसे अगर वाले स्थान हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि लोहा मेटलर्जी में लोहे को यूज करने में कितने ज्यादा दक्ष हुआ करते थे। हमारे आधे से ज्यादा जो नाम है, जैसे लुघाट हो गया, लुखानी हो गया, लुहा पानी हो गया, ठीक है, ललुआ हो गया, ललुआ पानी हो गया, लुआ खेत हो गया, लुहार खेत हो गया, लुआ अगर अगर यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में बात की जा रही है जो लोहे से काम करते हैं या लोहे से बनी हुई चीजें बनाते हैं। और लोहाघाट में तो अभी भी जंग रहित लोहे बनाने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और रानीहाट गढ़वाल में भी देखने को मिलता है कि जो लोहे की वस्तुएं हैं वो 400 से 200 ईसा पूर्व तक मानी जाती हैं। मिस्टर ए शर्मा कत्यूर घाटी कुमाऊं में जो शिष्ट दफन के भीतर लौह वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं, लगभग प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व देखने को मिलती हैं। तो ये फैक्चुअल डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या क्या एविडेंस मिल रहे हैं। तो इन सब का पूरा यही है कि प्राग ऐतिहासिक काल में किस तरह से ह्यूमन मानव ने हमारे काम किया, राइट। नाउ अब मैं कुछ स्क्रीन में क्वेश्चन भी आपको शो करूंगा, एक दो क्वेश्चन, और उसको ट्राई ये करना कि आप आंसर करें। और आई थिंक मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। साथ ही साथ अब जो आगे की वीडियो आएगी उसमें हम आद्य ऐतिहासिक के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और साथ ही साथ इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।